हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कार्य में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग का सेकंड लेक्चर और हम लोग बात करने किसके बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो देखिए, सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर का बेसिक जान चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है वो सारी चीज़ें जान ही चुके हैं। अभी हम लोग दूसरे जो लेक्चर में क्या जानने वाले हैं, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। सो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1946 से 1959 तक का, इस टाइम के जो भी कंप्यूटर बने वो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब से यूज किया जाते थे। क्या यूज होता था पहले जनरेशन के कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे ना, इसके वजह से कंप्यूटर की साइज बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि एक कंप्यूटर में पता चलता था बहुत सारे लाखों वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे। और इनके जो प्रोसेसिंग पावर होती थी, कंप्यूटेशनल पावर होती थी, मिली सेकेंड में होती थी। ठीक है। सो ये बहुत बड़े जगह में रखे जाते थे। मान के चलिए कि एक हॉल से भी बड़े कमरे में आजकल के कंप्यूटर ऐसे रखे जाते थे। ठीक। तो जो सॉरी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रखे जाते थे। और ये कंप्यूटर जो थे 19, ये उनके कुछ एग्जांपल थे: एडसैक, एडवैक और यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650। तो ये सारे कंप्यूटर्स थे जो कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। अभी बात करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1959 से 1965 के बीच में बने थे। और उन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या यूज होने लगा था? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया, कैसे? ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया था। और ये इसकी वजह से क्या हो गया ना कि कंप्यूटर की जो साइज हो गई ना वो बहुत ही छोटी होती गई। कंप्यूटर की साइज क्या होती गई? वो बहुत ही छोटी हो गई, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो वैक्यूम ट्यूब जितने में आप अगर 100 वैक्यूम ट्यूब्स लगाएंगे, जितने में आप 100 वैक्यूम ट्यूब्स लगाएंगे ना, उतनी जगह में एक मतलब 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर काम आपका एक ट्रांजिस्टर कर लेता था। तो इसलिए वो साइज छोटी होती गई कंप्यूटर की और स्पीड भी उतनी बढ़ती गई। तो दूसरे जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर थे वो IBM 1620 थे, IBM 7094 थे, CDC 1604 थे और CDC 3600 थे। और इन कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग यूज होता था। आप असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाने लगा, प्रोसेसिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। साथ ही साथ मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप मतलब यूज होने लगे, किसके लिए? स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थोड़ा सा पावरफुल हुए, उनमें थोड़ा सा और शक्ति आई। अभी बात करेंगे हम लोग जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो यहाँ से हमें आधुनिक कंप्यूटर की झलक दिखने लगती है। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर रिप्लेस हुआ, किससे? IC के साथ में रिप्लेस किए गए। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आप सब लोग परिचित हैं इस नाम से। तो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में, जो कि 1965 से 1971 के बीच में बना था, इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ? IC का यूज होने लगा और ये कंप्यूटेशन को नैनो सेकंड में परफॉर्म करने लगे। मतलब अगर आप कुछ भी इसको क्रिया करने के लिए देंगे तो वो नैनो सेकंड्स में करके देने लगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अभी इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगे, जैसे कि फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गो 68 बेसिक, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस यूज होने लगी इसमें। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ ना कि रिमोट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। मतलब आप कहीं से बैठ के, दूसरी जगह से बैठ के भी कंप्यूटर चला सकते थे। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे थे इस जनरेशन के कंप्यूटर में। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ना वो थे IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर और हनीवेल 6000 सीरीज के कंप्यूटर, PDP और IBM 370 और 168। ये कंप्यूटर जो थे वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। इस जनरेशन के अगर आप कंप्यूटर्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे कंप्यूटर, लाइक ये है जिसकी साइज छोटी होती गई। और ये थी IC, आप ये है IC। तो IC की अगर आप साइज देखेंगे तो बहुत छोटी हो गई। और जितने में आप अगर हजारों ट्रांजिस्टर्स के बराबर एक IC काम करते थे और ये स्पेस भी कम लेती थी। तो इसलिए थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो बहुत छोटे होते गए। अभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे 1971 से 1980 की ईस्वी में बने। और उनमें यूज होने लगा था क्या कि VLSI यूज होने लगा था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता था। और ये क्या होते थे ना, मतलब अगर आप ऐसा समझिए कि एक VLSI में लाखों किलोमीटर के, लाखों के अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो कम से एक VLSI चिप में लाखों किलोमीटर के वायर दौड़े हुए होते थे। तो ये बहुत ही शक्तिशाली होता था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की साइज भी काफ़ी छोटी होने लगी थी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज होने लगी थी प्राइमरी मेमोरी के रूप में। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। और अभी मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी, मैग्नेटिक डिस्क यूज होने लगी थी किसमें? सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। और ये सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस यूज होती थी। मतलब अगर आप जैसे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग लैंग्वेज ऐसे यूज कर सकते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप
मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चला सकते थे। ऐसा इस जनरेशन के कंप्यूटर में आपको एप्पल सीरीज के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे और फेमस IBM सीरीज के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डेक 10 और स्टार 100 भी फेमस कंप्यूटर बने इस जनरेशन में। तो ये देखिए, ये VLSI सर्किट है, इसमें साफ साफ VLSI लिखा हुआ है। अभी जब आप 5th जनरेशन के कंप्यूटर में देखेंगे तो इसी VLSI को ही और आगे एक्सटेंड करके ULSI सीरीज का कंप्यूटर बनाया गया। तो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1980 से लेकर के अभी लंबे समय तक चल रहा है। देखिए, ये जो जनरेशन का डिवीजन हुआ ना, ये हुआ किसके आधार पे? ये जनरेशन का डिवीजन हुआ, ये हुआ है उसके लाइक, अगर मैं बात करूँ तो आपके ये जो प्रोसेसर में चिप लगी होती है, जो जो प्रोसेसर की चिप होती है उसके आधार पे होता है। अभी इस जनरेशन में चिप में क्या यूज होने लगा था? ULSI यूज होने लगा था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होने लगा था। और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप जो होती थी ना, मतलब एक चिप में अगर मैं बात करूँ तो करोड़ों किलोमीटर के लंबे वायर दौड़े हुए होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल चिप होती है। मतलब इससे जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी इस जनरेशन के कंप्यूटर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होने लगा है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने लगा था इस जनरेशन के कंप्यूटर में। और ये जो कंप्यूटर होते थे ना, ये नेचुरल लैंग्वेज इनपुट पे भी रिस्पॉन्ड करने लगे थे। ठीक है, अभी बायोचिप्स विल बी यूज्ड एज मेमोरी डिवाइसेज एंड KIPS लाइक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बायोचिप्स यूज होने लगी थी मेमोरी डिवाइस के लिए, और KIP मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता था जो कि नॉलेज बेस्ड होता था। अभी इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका AI की भी आने लगी। इस जनरेशन के कंप्यूटर को आपको कुछ एग्जांपल दिखेंगे, वो रोबोट्स के दिखेंगे और सुपर कंप्यूटर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये हुए जनरेशन की बात, जहाँ पे कंप्यूटर के जनरेशन में देखिए 5 जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, जो कि 1946 से लेकर के अभी हम प्रेजेंट तक की बात कर रहे थे। और हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ अलग यूज होने लगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहले जनरेशन में तो क्या यूज होता था, पहले जनरेशन में बात करेंगे आप लोग तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। दूसरे जनरेशन में क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगा था। ठीक है, तीसरे जनरेशन में जैसे ही आप लोग आए, IC आपको देखने को मिल गई, जहाँ से आधुनिक कंप्यूटर की झलक दिखने लगती है। 4th जनरेशन में आते आते VLSI यूज होने लगा था और 5वें जनरेशन के अंदर ULSI का यूज होने लगा था। तो यार ये थी कंप्यूटर के जनरेशन की बात, जहाँ पे हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ आपको अलग चेंज देखने को मिलता गया। और जैसे जैसे चीज़ें जनरेशन वाइज क्या होता गया, जनरेशन वाइज आप देखेंगे ना तो साइज क्या होती गई, साइज छोटी होती गई, साइज छोटी होती गई, मगर उसका जो प्राइस है, या मतलब अभी हम बात करें साइज, तो साइज कम होती गई, बिग यहाँ पे स्मॉल, कंप्यूटर डिवाइस की जो साइज है स्मॉल होती गई। लेकिन अगर पावर की बात करें तो पावर क्या हुई, पावर बढ़ती गई। मतलब जो उसकी पावर थी, एक सेकंड, जी थोड़ा सा मैंने गलत जगह पे लिख दिया है शायद। तो पावर उसकी क्या हुई ना, पावर उसकी बढ़ती गई। मैंने ये लिया, ठीक है। तो उसकी पावर क्या हुई, पावर आके उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ मुझे लगता है यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मतलब पावर क्या हो गई, हाई हुई है और ये लेस। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई वैसे वैसे पावर उसकी बढ़ती गई। और अभी अगर आधुनिक समय में बात करें तो आप लोग ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, ये भी एक कंप्यूटर का ही रूप है। देखो यार, एक क्वेश्चन मेरा है, वो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लो सब लोग, और उसका उत्तर मुझे चाहिए। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मान लो कि मैं अभी बात करूं कि जो पाँचवें जनरेशन के कंप्यूटर में अगर आप लोग देखेंगे तो पाँचवें जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ है, सुपर कंप्यूटर्स बने हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप लोग ये बताइए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? मैं वो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्वेश्चन ये है, आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम
देखिए, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम भाई आप लोग को बताना है, कई बार पूछा जाता है इसे। तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।